तो ये पहला एडिटोरियल है, एन एयर टाइट केस। बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये डिस्कस है और उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया गया। तो पिछले साल फरवरी में पुलवामा अटैक हुआ, हमारे सीआरपीएफ के जो पर्सन थे उन पर अटैक किया गया और लगभग 40 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट फाइल करी है मौलाना मसूद अजहर के ख़िलाफ़ और कई ऐसे लोग जिसमें इन्वॉल्व थे। तो उसके अंदर उन्होंने बेसिकली फैक्ट बेस्ड ये एक तरीके से चार्जशीट उन्होंने अप्लीकेबल की है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें उन्होंने एविडेंस के रूप में ली है, लाइक डीएनए एनालिसिस है, ठीक है, और सुसाइड बॉम्बर द्वारा जो छोड़ा गया था, आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, जो वीडियो रिलीज़ किया गया था जैसे मोहम्मद द्वारा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि हमने इस तरह की चीज़ें करी। इसके अलावा जो व्हीकल्स है उसके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करी गई। इसके बाद भारत सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो है वो डिप्लोमेटिक टाई जो है लगभग जीरो वहाँ पर हो गए। तो इससे पाकिस्तान को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है या पाकिस्तान को एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो उनकी एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर अप्रोच है वो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये कहावत है कि अगर सांप को पालोगे तो एक दिन आपको ही डस लेगा, अगर आप टेररिस्ट को प्रमोट करोगे तो वो आपको ही डस लेगा। और उसका एक पिछले दिनों एग्जांपल हमने देखने को मिला था पेशावर के अंदर, वहाँ पर स्कूल्स में बच्चों पर अटैक किया गया था। इसके बाद रिसेंटली जो है कराची के अंदर भी हमें देखने को मिला कि वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को टेररिस्ट द्वारा अटैक किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो वो आपके घर में भी नुकसान करेगी। ज़रूरी नहीं कि वो केवल भारत को ही डैमेज करे या भारत के सिटीजन्स को ही वो अटैक करे, आपके ऊपर भी वो इतना ही एप्लीकेबल होगी। इसके बाद चार्जशीट्स के अंदर कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस अटैक्स में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या लोकल लेवल पर उनको सपोर्ट मिली थी नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 हटाई गई, 35A हटाया गया, बाइफर्केशन किया गया, दो स्टेट्स में डिवाइड किया गया, दो यूटी में जो उनको कन्वर्ट किया गया। इसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर और इंटरनेट्स को लेकर कई सारी चीज़ें हैं। तो कई सारे यहाँ पर हमें कनेक्शन देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, क्या इसका रोल होगा या कैसे ये काम करेगी, उस पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। भारत सरकार को भी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी इसमें सोचनी पड़ेगी कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन जो है थोड़े और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और इसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है उसको रोकने के लिए उस पर जो है वो हमें काम करना चाहिए। सेकंड है इन नो विन सिचुएशंस के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ कि जेई और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट को लेकर कई सारे कंसर्न हैं, तो इसके अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साफ कर दिया कि एग्जामिनेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पिटीशन फाइल की गई एग्जामिनेशंस को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसमें गवर्नमेंट के पक्ष में भी नहीं लेकिन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी डिसीजन नहीं लिया अभी तक। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हम एग्ज़ाम्स को कब तक होल्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ पर बात की गई कि कोविड-19 के दौरान जेई और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना वो ईजी नहीं है और ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर कहा गया कि बड़ी संख्या में बच्चे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब वो एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं। दूसरा वो जो है कि जीरो एकेडमिक ईयर नहीं होगा, कि एकेडमिक ईयर बिल्कुल ही नहीं होगा या उसमें 1 साल का गैप होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी और ये एक तरीके से एजुकेशन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो नीट एग्ज़ाम बहुत सारे सेंटर्स पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इसमें कई सारे कंसर्न है, जैसे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, सबसे बड़ा कंसर्न। दूसरा जो है होटल्स ऑलमोस्ट बंद है, ठीक है, ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। खासकर गर्ल्स और जो विलेजेस हैं या टियर 3 कंट्री है टाउन्स हैं, उनमें बड़े संख्या में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास? पहला क्या है कि एक तो एडमिशन डिले कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा एक और इसमें हो सकता है कि 12th की मार्कशीट के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन करके जो है मेरिट पे जो एडमिशन दिया जाए मार्क्स बेस्ड पर, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, इसीलिए जो एजुकेशनिस्ट है, जो एकेडमिक्स से रिलेटेड हैं लोग, वो ये बोलते हैं कि देखो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। और आईआईटी और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है जो बीई बीटेक जो भी करते हैं, उन पे अगर हम एकेडमिक लॉस हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है अगर सीट्स वैकेंट हो जाएंगी तो वहाँ पर बेसिकली उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी बड़ा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल है कि द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज़ 3 ट्रायल, कि फेज़ 3 ट्रायल में किन को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स और वल्नरेबल सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर बेसिकली 2 लोगों को इंक्लूड किया जाता है, कि एक तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, दूसरा जो कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी जिसको पहले से कुछ डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ है, शुगर है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, अलग अलग डिजीज़ जो हो सकते हैं वो पहले से ही हैं, तो उनको प्रायोरिटी के अंदर रखा जाए। और दूसरा है हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि वो लगातार जो वो इन्फेक्शंस के या वायरस के टच में रहते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए किस चीज़ में, कि जो ट्रायल्स होंगे, फेज़ 3 ट्रायल जो होंगे वैक्सीन को लेकर, ताकि उनको प्रायोरिटी दी जाए और वैक्सीन की डोजेज जो है सबसे पहले उनको प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि इम्यून सिस्टम में वायरस को फाइट करने के लिए जो लिमिटेड टाइम मिलेगा वायरस से फाइट करने के लिए, तो इनको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। बाकी बाद में धीरे धीरे कम्युनिटी वाइज या जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ है उसके बेसिस पर अलग अलग लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए। तो एक फेज मैनर में ये प्रोसीजर होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो कैसे फेज़ 3 ट्रायल होता है, क्या डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। 4th एडिटोरियल जो वो प्रशांत भूषण के बारे में है, हमने इसके बारे में 20 दिन से चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो प्रशांत भूषण और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्ज़ाम में इस पर 40 सवाल हो, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ना, यही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लास्ट इम्पॉर्टेंट है, कैन ए डिजिटल आईडी एड इंडियाज़ प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम। ये बेसिकली डिजिटल आईडी के बारे में आर्टिकल्स है, जिसके बारे में हम ब्रीफ में कुछ चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर बात की गई कि रिसेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि भारत के अंदर एक डिजिटल हेल्थ आईडी होगी, जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स होगी, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या कौन सी आपको प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है। तो इसके अंदर एक डिबेट हो गया है कि क्या इस तरह की डिजिटल हेल्थ आईडी से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद हम कैसे फंक्शन करेंगे। तो इस पर एक सवाल है कि क्या डिजिटल आईडी से लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि देखो, एक हेल्थ सिस्टम को वेल फंक्शन करने के लिए डाटा का इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डाटा जो हेल्थ डेटा है वो तभी काम करेगा जब हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो रीऑर्गेनाइज होगा और इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो जो पहले वाली पॉलिसी उसके अंदर एक और पॉलिसी ऐड कर दो, ग्राउंड लेवल पर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, हमारे जो डाटा कलेक्शन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और डेटा को जो यूज़ करने के लिए बेसिक प्रिवेसी है जो एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पिलर, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इन सब के बीच में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा हेल्थ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस तरह की आईडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारे पास ऑलरेडी आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, बैंक कार्ड, बहुत सारे उनका है, लेकिन क्या उनसे हमारे पर्पज़ को सोल्व हुआ। तो ये सवाल ये कि क्या रिक्वायरमेंट है इस तरह की एजेंसीज़ की, और क्या इस तरह का जो आईडी होगी, डिजिटल आईडी होगी, क्या वो हमारे प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम या प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए बिना अगर हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे तो क्या वो अवेलेबिलिटी होगी। जिस देश में, भारत के अंदर, हमें अभी डिजिटल चीज़ों को लेकर ही एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर रूरल एरिया के अंदर मोबाइल्स तक नहीं है, स्मार्टफोन्स तक नहीं है, वहाँ पर डिजिटल आईडीज़ का मतलब क्या है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे कंसर्न्स को समझना पड़ेगा। और अगर मेडिकल सेक्टर में ही देखें तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी वो अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशंस में हम कैसे काम करेंगे, ये कई सारे सवाल हमें देखने को मिलेंगे।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी, और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।